स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था मजबूत करने पर दिया जोर। काले धन पर लगाम के लिए पेपरलेस और मोबाइल बैंकिंग की बताई जरूरत। बैंकिंग सेवा में विस्तार के लिए 7 सूत्रीय एजेंडा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा और जनता से वादे पूरे करने की मांग। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 100% होगी तैनाती। संवेदनशील इलाकों में वोटिंग से पहले होगा फ्लैग मार्च। नेपाल सरकार ने की मधेशी समुदाय से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित। उप प्रधानमंत्री कमल थापा करेंगे अगुवाई। भारत के साथ मजबूत संबंधों पर जोर। बीसीसीआई के साथ पीसीबी प्रमुख शहरयार खान की दिल्ली में आज बैठक। आईसीसी ने अंपायर अली डार को दक्षिण अफ्रीका सीरीज से हटाया। वसीम अकरम और शोएब अख्तर नहीं करेंगे कमेंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आईडीएफसी बैंक की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांव को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की अब सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री ने बैंकिंग सेवा के विस्तार के लिए 7 सूत्रीय फॉर्मूला भी बताया। उन्होंने कहा कि काले धन पर लगाम के लिए पेपरलेस और मोबाइल बैंकिंग पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बैंकों में उच्च पदों पर दक्ष लोगों की नियुक्ति की जा रही है और इसके लिए निजी सेक्टर के लोगों को भी लिया जा रहा है। आरबीआई ने आईडीएफसी को जुलाई में बैंक लाइसेंस दिया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बैंक से ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आईडीएफसी बैंक ने बैंकिंग सेवाएं 1 अक्टूबर से शुरू की थी। इस बैंक की ज्यादातर ब्रांच गांव में होंगी। बैंकों में उच्च पदों पर नियुक्तियों में सुधार लाने का हमने फैसला किया है और इसलिए हमने 1969 के बाद नेशनलाइज्ड बैंक में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी लिया है। इंटरनेट बैंकिंग और ब्रिक एंड मोटर बैंकिंग का एक मिक्स रहेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना इसका विस्तार होगा। लगभग हर एक के मोबाइल फोन तक, हर एक के घर तक ये जो टेक्नोलॉजी जिसका अभी वर्णन किया गया उसके माध्यम से ये बैंकिंग व्यवस्था पहुंचेगी। असहिष्णुता के मामलों की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर देश में भाईचारे और बहुलतावाद पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने कल बीरभूम जिले में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात की गंभीर आशंका जताई कि क्या देश में सहिष्णुता और असंतोष को स्वीकार करने की प्रवृत्ति समाप्त हो रही है। दादरी कांड की पृष्ठभूमि में एकता और विविधता का संदेश देने वाले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर देशवासियों को भाईचारे और विविधता में एकता जैसे सामाजिक मूल्यों की याद दिलाई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सहिष्णुता व असहमति की स्वीकार्यता गायब हो रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूमि में एक कार्यक्रम के दौरान कल उन्होंने कहा कि मानवतावाद और बहुलवाद को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से विविधता और सहिष्णुता के लिए जाना जाता रहा है और अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय सभ्यता 5000 सालों का सफर तय नहीं कर पाती। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा एक संविधान है जो इन सभी मतभेदों को स्थान देता है। राष्ट्रपति ने बुरी ताकतों से सामूहिक शक्ति से लड़ने की जरूरत बताई है। राष्ट्रपति दुर्गा पूजा के सिलसिले में 4 दिनों की यात्रा पर बीरभूमि स्थित अपने पैतृक आवास पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के खिलाफ शिवसेना के तीखे तेवरों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड ने भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाकी बचे मैचों से पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार को हटा लिया है। डार चौथे और 5वें वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाले थे, लेकिन शिवसैनिकों की धमकी के बाद उन्हें सीरीज से हटा लिया गया है। वहीं इस खबर के बाद पाकिस्तानी कमेंटेटर वसीम अकरम और शोएब अख्तर ने भी मुंबई में कमेंट्री करने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने सुरक्षा कारणों के चलते ऐसा फैसला लिया है। हालांकि बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी भी समूह की तरफ से धमकी का मैच या अंपायरों की नियुक्ति पर कोई असर नहीं होगा। दरअसल शिवसेना ने कल पाकिस्तान के खिलाफ मुंबई और दिल्ली में तीखा विरोध किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान के विरोध में शिव सैनिक बीसीसीआई के मुख्यालय में घुस गए थे। शिव सैनिक बोर्ड अध्यक्ष शशांक मनोहर
और पाक क्रिकेट बोर्ड के मुखिया शहरयार खान की प्रस्तावित बैठक का विरोध कर रहे थे। इस सिलसिले में गिरफ्तार 10 आरोपियों को कल देर शाम जमानत भी मिल गई। अब ये बैठक आज दिल्ली में होगी। मुंबई में पाकिस्तान का विरोध करते हुए सैकड़ों शिवसैनिक सोमवार को बीसीसीआई मुख्यालय में घुस गए। वो बोर्ड अध्यक्ष शशांक मनोहर के कमरे में जाकर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के मुखिया शहरयार खान से मुलाकात का विरोध करने लगे। शिव सैनिकों की मांग थी कि घुसपैठ और फायरिंग करने वाले पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेला जाना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हमारे देश में है तो प्रखर राष्ट्रभक्त है और पाकिस्तान के साथ किसी भी रिश्ते रखने के खिलाफ है और शिवसेना ने अपनी भूमिका हमेशा कायम रखी है, चाहे सत्ता में हो या ना हो, हम कभी बदले नहीं। विरोध प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने मुंबई की बैठक स्थगित कर दी है। अब शहरयार खान और शशांक मनोहर की बैठक दिल्ली में होगी। अगर दो देशों के अध्यक्ष आपस में बात कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के, तो उसमें क्या आपत्ति है? अगर कल को सचिव स्तर की बातचीत होगी, अधिकारी स्तर की बातचीत होगी, तो क्या वहां पर भी हंगामे होंगे? बातचीत एक जरिया है आपको अपनी बात पहुंचाने का। बीसीसीआई वही निर्णय लेगा जो भारतीय क्रिकेट टीम के हित में होगा। शिवसेना के विरोध की राजनीतिक दलों ने निंदा की है। देश और दुनिया में महाराष्ट्र और मुंबई की एक पहचान है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे हरकतों से इस राज्य के प्रगति का नुकसान हो जाए, क्योंकि शिवसेना हमारे साथ वहां सरकार में है। तो मैं चाहूंगा कि सहनशीलता रखनी चाहिए। सत्ता में हिस्सेदारी को पार्टी का झगड़ा, देश का झगड़ा बनाना उचित नहीं और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तत्काल इन पर कार्रवाई करें। एक पखवाड़े में शिव सैनिकों ने पाकिस्तान की हस्तियों के खिलाफ तीसरी बार प्रदर्शन किया है। सबसे पहले शिवसेना की धमकी की वजह से मुंबई में गायक गुलाम अली का शो रद्द हो गया था। शिव सैनिकों ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब का विमोचन का भी विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आंध्र प्रदेश को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, जिससे लोगों के बीच निराशा और दुख का माहौल है। 17 अक्टूबर को भेजी गई इस चिट्ठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने लिखा है कि केंद्र सरकार को सत्ता में आए 1 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन राज्य से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश राजस्व की भयंकर कमी से गुजर रहा है और वहां की विकास की गतिविधियां भी ठप हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस हफ्ते राजधानी अमरावती की आधारशिला रखने के लिए दौरा करना है और इसी दौरान उन्हें आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून में किए गए वादों को पूरा करने के लिए एक समय सीमा की घोषणा करनी चाहिए। कल दिल्ली में सैम पित्रोदा की किताब के विमोचन के मौके पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर भी अपरोक्ष रूप से निशाना साधा। In our country, people achieve a little bit and suddenly they become very arrogant. They don't talk to people with respect. They have airs about them. I have not seen this in Sam. Sam is the same fellow I saw in that presentation. He's the same fellow I saw working with my father. He's the same fellow I saw in the Knowledge Commission, and he's still the same fellow. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, आइए आगे बढ़ते हैं। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में संस्थान के चेयरमैन पद पर नियुक्ति को लेकर लगभग 4 महीने से हड़ताल का सिलसिला जारी है। सरकार और एफटीआई के हड़ताली छात्रों के बीच इसी मुद्दे पर दिल्ली में आज अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और आंदोलनकारी छात्रों के बीच होगी। हालांकि इससे पहले भी सरकार और छात्रों के बीच गजेंद्र चौहान के चेयरमैन पद पर नियुक्ति को लेकर बैठकों का दौर हो चुका है, जो बेनतीजा रहा। पिछली बैठक 10 अक्टूबर को मुंबई में हुई थी। छात्र गजेंद्र चौहान की नियुक्ति रद्द करने की मांग पर कायम है, जबकि सरकार इससे इनकार कर चुकी है। एफटीआई के छात्र आंदोलन को कई राजनीतिक दलों के साथ सिनेमा जगत की हस्तियों का भी समर्थन मिला है। तो आज एक और बैठक, इससे पहले जितनी भी बैठक हुई वो बेनतीजा रही और छात्रों की हड़ताल को 100 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। आज राज्यवर्धन राठौड़ के साथ केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ छात्रों की बैठक होगी और उम्मीद की जा रही है कि शायद इस बैठक में कोई नतीजा निकले। हालांकि इससे पहले जितनी भी बैठक रही वो बेनतीजा रही। दिल्ली में नाबालिगों से दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के बीच राज्य सरकार ने 1 हफ्ते के भीतर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जांच आयोग बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा मंत्री समूह बलात्कार के मामलों में नाबालिगों की उम्र घटाने और कड़ी सजा के मामले में कानून में बदलाव पर भी विचार करेगा।
लेकिन बाल अधिकार संस्थाओं ने जहां उम्र में कमी का विरोध किया है, तो वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने विशेष पुलिस थानों की स्थापना को गलत बताया है। राजधानी में पिछले एक हफ्ते में 3 नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटनाओं के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है। केजरीवाल सरकार ने महिला सुरक्षा पर कानून मंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अगले 15 दिनों में इन सब प्रस्तावों पर कानूनी राय लेकर कैबिनेट के सामने रखेगा। दिल्ली की अलग अलग अदालतों में जहां जहां रेप के केसेस पेंडिंग हैं, उन सारों की लिस्ट बना के और उनको फास्ट ट्रैक करने की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और उसके लिए चीफ जस्टिस से मदद ली जाएगी। अरविंद केजरीवाल नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषियों को उम्र कैद या फांसी की सजा के पक्ष में हैं। साथ ही गंभीर अपराधों में जुवेनाइल की उम्र 15 साल करने की वकालत की है। केजरीवाल ने पीड़ित महिलाओं के लिए अलग से थाने बनाने की बात कही है, जहां महिला शिकायत दर्ज करा सके। विपक्ष भी केजरीवाल सरकार से उनके 8 महीने में महिला सुरक्षा के नाम पर किए गए कामकाज का हिसाब मांग रहा है, तो दिल्ली पुलिस केजरीवाल के रवैये से नाखुश है। क्या आपको जो काम महिला सुरक्षा के लिए करने चाहिए थे 8 महीने के अंदर आपने किए? क्या आपने दिल्ली में सीसीटीवी का जो वायदा किया था 15,000 हम लगाएंगे, वो सीसीटीवी लगे हैं क्या? क्या दिल्ली के अंदर बसों के अंदर जो मार्शल लगने चाहिए थे वो मार्शल लगे हैं क्या? पुलिस इज पार्ट ऑफ कम्युनिटी और बिना कम्युनिटी की मदद से हम कोई भी काम करने में सफल नहीं हो सकते और कम्युनिटी के अंदर में सरकार भी शामिल है, तो हमें सरकार की मदद चाहिए। हम सरकार की भी मदद करेंगे ताकि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को अच्छी तरह से पुख्ता किया जा सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंधेरे रास्तों में लाइट लगाने, सीसीटीवी कैमरा लगाने के काम में तेजी लाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि रेप से जुड़े मामलों में विशेष लोक अभियोजकों की जरूरत के बारे में जानकारी दें और फॉरेंसिक लैबों को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विशेष संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गुजरात हाईकोर्ट में नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की है। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कर्नम श्रीधर राव आज रिटायर हो रहे हैं। कानून मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रपति ने गुजरात हाईकोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश तिनलियानथांग वेफई को 21 अक्टूबर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त कर दिया है। ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को खारिज करते हुए उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को बहाल किया है। संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 13 अप्रैल को लागू कर दिया गया था, लेकिन इसे तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। इस वजह से जजों की नियुक्तियां तभी से थमी हुई थी और जजों के पद खाली पड़े थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद कानून मंत्रालय ने 21 जजों की नियुक्ति की सिफारिशें कॉलेजियम को भेजी हैं। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। रघुराम राजन का मानना है कि अर्थव्यवस्था में तेज विकास के लिए विदेशी निवेश लगातार होना जरूरी है। उनका कहना है कि निवेशकों के अनुकूल टैक्स सिस्टम होने पर ही विदेशी निवेश बढ़ेगा। मुंबई में विदेश नीति पर कल एक कार्यक्रम के दौरान रघुराम राजन ने कहा कि कर प्रणाली का ज्यादा भरोसेमंद बनाने से कंपनियां निवेश को लेकर प्रोत्साहित होंगी। रघुराम राजन ने कीमतों पर काबू के लिए मांग के मुताबिक आपूर्ति बढ़ाने की भी हिमायत की है। दाल के दामों में उछाल जारी है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक अरहर की दाल का खुदरा मूल्य बढ़कर सोमवार को 200 रुपए प्रति किलो हो गया। पिछले एक साल में अरहर दाल की कीमत में 115 रुपए का इजाफा दर्ज किया गया है। लोग उड़द दाल भी खुदरा बाजार में 170 रुपए किलो खरीदने को मजबूर हैं। सरकारी कीमतों पर नियंत्रण के लिए कई कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इनमें जमाखोरों पर सख्ती के साथ ही खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण सीमा भी शामिल है। इस बीच केंद्र सरकार ने 2000 टन अरहर और 1000 टन उड़द दाल का तत्काल आयात करने का फैसला लिया है। इसके अलावा दिल्ली में केंद्रीय भंडार और सफल के सभी 400 आउटलेट पर आयातित अरहर दाल जल्द बेचने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल सिर्फ 100 आउटलेट पर 120 रुपए किलो के हिसाब से आयातित दाल बेची जा रही है। नेस्ले इंडिया की मैगी के लिए 2 राज्यों से अच्छी खबर आई है। गुजरात और कर्नाटक ने मैगी से पाबंदी हटा ली है।
गुजरात के फूड एंड ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने पाबंदी हटाने की जानकारी दी है। ये फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट के अगस्त में देश भर से मैगी से बैन हटाने के आदेश के बाद लिया गया है। इसके लिए हाई कोर्ट ने मैगी के नमूनों का नए सिरे से परीक्षण का आदेश दिया था। हाल में मैगी के कई नमूनों को 3 लेबोरेटरीज में सुरक्षित पाया गया। मैगी में लेड की ज्यादा मात्रा की खबरों के बाद जून में देश भर में इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। Clear report from the government and uniformity on the states. What we are implementing that central order, we have withdrawn that order. And again, it's left to the company. Company is not important for us. But any ban should have some justification and a scientific report. That is our primary motto. और आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चुनाव के रंग में बिहार, चढ़ा राजनीतिक बुखार, किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा बेड़ा पार, पल पल की हमको खबर, हर रंग पर हमारी नजर, प्रचार से मतदान तक, आगाज से अंजाम तक, देखिए लोकतंत्र 2015 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खबरों की। चुनाव आयोग ने बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 100% तैनाती करने की बात कही है। इतना ही नहीं, आयोग ने तीसरे, चौथे और 5वें दौर के मतदान से पहले संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने विधानसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी चुनाव अधिकारियों और राज्य अधिकारियों से मुलाकात करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया और अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई कड़े निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीम जैदी का कहना था कि आयोग की मॉनिटरिंग टीम ने अब तक 36 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इससे पहले रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने का भरोसा दिलाया था। मुजफ्फरपुर में हमने फेज 4 और 5 के सभी अधिकारियों के साथ बहुत विस्तार से हम लोगों ने चर्चा करी है और उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ख़ास तौर से सोशल हार्मनी बनाए रखने के लिए बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और सभी अधिकारियों ने हमें उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताया गया है। ख़ास तौर से एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो हमारे पास केंद्रीय बल है उसके बारे में डीएम और एसपी को बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे 100% हमारे केंद्रीय बलों का इस्तेमाल पोलिंग स्टेशन पर भी करें और पोलिंग प्रेमिसेस के अंदर करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी के अच्छे दिन के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि जनता को पुराने दिन ही वापस लौटा दें। प्रचार के दौरान नीतीश कुमार बार बार बीजेपी के इस नारे को लेकर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल बढ़ती महंगाई से देश की जनता परेशान है और केंद्र में नई सरकार बनने के बाद अब तक महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार ने इसी को ध्यान में रखकर अब यह नारा दिया है कि जनता को अच्छे दिन नहीं बल्कि पुराने दिन ही लौटा दिए जाएं। अच्छा दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, उम्मीद किए हुए तब आ न गए अच्छे दिन। अरे मोदी जी, अच्छे दिन को अपने पास रख लीजिए, पुराना दिन ही लौटा दीजिए देश की जनता को, तो बड़ी कृपा होगी। वहीं नीतीश कुमार के पुराने दिन लौटाने के बयान पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चुटकी ली है।
उन्होंने महागठबंधन को अवसरवादी गठबंधन बताया। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि सिर्फ एनडीए ही बिहार में अच्छे दिन लाएगा। नीतीश बाबू लालू जी के साथ जाकर आपने जंगल राज के पुराने दिनों को लौटा दिया है। अब हमसे आप पूछना है, हम तो अब अच्छे दिन लाएंगे। बीजेपी ने कहा है कि वो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करेगी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी का रुख फिर साफ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री की रैलियां रद्द होने पर भी सफाई दी। बिहार चुनाव में आरक्षण का मुद्दा बीजेपी और आरएसएस के गले की फांस बन गया है। यही वजह है कि सोमवार को पटना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था का समर्थन किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण में बदलाव के खिलाफ है। आरएसएस ने भी बयान जारी कर कोटा सिस्टम का समर्थन किया और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण में किसी भी प्रकार के बदलाव की धूल विरोधी है और अभी की संवैधानिक आरक्षण की जो व्यवस्था है उसका हम समर्थन करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने पहले 2 दौर में पार्टी के नुकसान की खबरों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल और संसदीय बोर्ड एनडीए के मुख्यमंत्री पर फैसला करेगा। प्रधानमंत्री की रैलियां रद्द होने पर भी अमित शाह ने सफाई दी। अभी 8 दिन दिल्ली न होने का 16 तारीख और 28 तारीख के बीच में 12 दिन का गैप है और बिहार में नवरात्रि का उत्सव चल रहा है। दोनों चीजों को मिलाकर प्रधानमंत्री की रैली अंत में तय की गई। रैली की संख्या न कम हुई है, न स्थान में कोई बदल है। उधर आरजेडी ने प्रचार के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज कसा है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी हार के लिए बलि का बकरा ढूंढ रही है। राजद जदयू की जीत का चुनाव नहीं है, कांग्रेस की जीत का चुनाव नहीं है, ये बिहार की आवाम की जीत का चुनाव है। बिहार अपनी सरकार बना चुका भाई। अब अमित शाह जी पोस्टरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में वो किरण बेदी ढूंढ रहे हैं कि किसी के गले में माला डाल दें ताकि बिहार चुनाव का ठीकरा उनके सर पे फूटे। बिहार में 2 दौर की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे दौर के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होगा। बाकी बचे 3 दौर के लिए सभी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री बिहार में 22 रैलियां करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि देश में कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण नीति में बदलाव नहीं कर सकता है। उन्होंने महागठबंधन पर आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया है। देखिए, जब तक संविधान है हिंदुस्तान का, आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। रही बात मोहन भागवत जी का, तो मोहन भागवत जी के बात को निगेटिव लोग प्रचार किया। कुछ और अहम खबरें। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सालाना बैठक में शामिल होंगी। बैठक के दौरान दोनों देश कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस बातचीत में व्यापार, निवेश और परमाणु ऊर्जा समेत ऊर्जा क्षेत्रों में विस्तार पर जोर दिया जाएगा। विदेश मंत्री के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल में उद्योग और व्यापार, तेल और गैस, साथ ही संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज ने तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव से तापी गैस पाइपलाइन समेत कई प्रमुख मुद्दों पर बातचीत की। भारत ने कहा है कि वो नेपाल के साथ पुराने ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि भारत की तरफ से नेपाल की सहायता जारी रहेगी। कमल थापा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी कि मधेसी नेताओं की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। आंदोलनकारी नेताओं से बातचीत के लिए नेपाल सरकार ने थापा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम का गठन भी किया है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल के अंदरूनी हालात से अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि भारत एकजुट, स्थिर और संपन्न नेपाल देखना चाहता है। दोनों देशों की जनता के बीच पारंपरिक संबंधों की मजबूती के लिए भारत प्रतिबद्ध है। मुलाकात के दौरान नेपाल के उप प्रधानमंत्री थापा ने भारतीय आशंकाओं को दूर करने की भी कोशिश की। We have requested them for the smooth
flow of fuel and resume the supply line in a normal way. The leaders and the officials have assured us that India will not obstruct and India will help in maintaining the smooth flow of supply lines. कमल थापा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी कि मधेशी नेताओं की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। आंदोलनकारी नेताओं से बातचीत के लिए नेपाल सरकार ने एक टीम का गठन भी किया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट पर भारत में करोड़ों रुपए घूस देने का आरोप लगा है। अमेरिकी सरकार की एक जांच रिपोर्ट के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है। अखबार के मुताबिक कंपनी ने कस्टम और रियल एस्टेट मंजूरी के लिए निचले स्तर के अधिकारियों को रिश्वत दी। वॉलमार्ट ने साल 2007 में भारत में व्यापार शुरू किया था। अब कंपनी पर अमेरिकी नियमों के तहत मुकदमा चल सकता है। और अब बात कुछ खेल की दुनिया से। दक्षिण अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए टीम इंडिया का कल ऐलान कर दिया गया। 14 महीने बाद ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की टेस्ट में वापसी हुई है। वहीं बाकी बचे 2 वनडे मैचों के लिए तेज गेंदबाज श्रीनाथ अरविंद को मौका दिया गया है। बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली जा रही एक दिवसीय सीरीज के बचे आखिरी 2 मैचों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। तेज गेंदबाज उमेश यादव को आराम देते हुए श्रीनाथ अरविंद को मौका दिया गया है। The team which we have chosen, we still back the ideas, we still back the team management, the support staff, and we want them to do well. The areas which we felt that had to be looked into have been discussed. So I hope that the team management, the captain, will give a good thought to it. पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 14 महीने के बाद टेस्ट टीम में वापसी की है। 2 टेस्ट के लिए टीम में कप्तान विराट कोहली के अलावा मुरली विजय, शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा, अंजिक्य रहाणे, रोहित शर्मा, रिद्धिमान साहा शामिल हैं। इनके अलावा आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अमित मिश्रा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, केएल राहुल, स्टुअर्ट बिनी, वरुण एरोन और ईशांत शर्मा को भी टीम में जगह दी गई है। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। पहला टेस्ट 5 नवंबर से मोहाली में होना है। वहीं 5 वनडे मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से पीछे है। चौथा वनडे 22 अक्टूबर को चेन्नई में और 5वां वनडे 25 अक्टूबर को मुंबई में खेला जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के क्वेटा में बीती रात हुए बम धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 21 लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी पुलिस के मुताबिक कुछ घायलों की हालत बहुत नाजुक है। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलूचिस्तान के गृह मंत्री सरफराज अहमद बुख्ती ने बम धमाके की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायराना करतूत बताया। खबरों के मुताबिक ब्लास्ट में मरने वालों में एक बच्चा है। हादसा क्वेटा बस टर्मिनल में खड़ी एक बस के पास हुआ। पुलिस धमाके की जांच कर रही है। भारत के डेविस कप टेनिस खिलाड़ी यूकी भामरी अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया के 100 सिंगल्स खिलाड़ियों में पहली बार शामिल हो गए हैं। भामरी जारी एटीपी रैंकिंग में 6 स्थान की छलांग लगाकर 99वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इस साल अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे भामरी ने 2015 की शुरुआत 315वें स्थान से की थी और अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार करते हुए 29 सितंबर को अपनी सर्वश्रेष्ठ 104वीं रैंकिंग पर पहुंचे थे। यूकी टेनिस स्टार सोमदेव देवर्मन के 2010 में टॉप 100 में जगह बनाने के बाद इस विशिष्ट क्लब में स्थान बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था मजबूत करने पर दिया जोर। काले धन पर लगाम के लिए पेपरलेस और मोबाइल बैंकिंग की बताई जरूरत। बैंकिंग सेवा में विस्तार के लिए 7 सूत्रीय एजेंडा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा और जनता से वादे पूरे करने की मांग। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 100% होगी तैनाती। संवेदनशील इलाकों में वोटिंग से पहले होगा फ्लैग मार्च। नेपाल सरकार ने की मधेसी समुदाय से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित। उप प्रधानमंत्री कमल थापा करेंगे अगुवाई। भारत के साथ मजबूत संबंधों पर जोर।
बीसीसीआई के साथ पीसीबी प्रमुख शहरयार खान की दिल्ली में आज बैठक। आईसीसी ने अंपायर अलीम डार को दक्षिण अफ्रीका सीरीज से हटाया। वसीम अकरम और शोएब अख्तर नहीं करेंगे कमेंट्री।